साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 हल करने जा रहे हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा या फिर अणुओं का भार घट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, ठीक है, चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ चल नहीं चाल है, ठीक है, चाल बढ़ जाएगी। देखिए होता क्या है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो होता क्या है, किसी वस्तु को गर्म कर दें अगर हम, तो उसके अणुओं में तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा किसी बाहरी स्रोत की अनुपस्थिति में जब किसी तरल का, है ना, किसी गर्म सतह के संपर्क में आता है कोई तरल, यानी कि मतलब कोई लिक्विड, है ना, किसी गर्म सतह या गर्म सरफेस के संपर्क में आएगा तो उसके अणु क्या होता है, अलग अलग होकर के फैल जाते हैं। इससे तरल के पिंड का घनत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि वस्तु को अगर हम गर्म कर दें तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का ताप यहाँ पे है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ठीक है, देखिए उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, या फिर उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ क्या है कि जो किसी वस्तु का ताप है वो हमें बताता है, उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक है, देखिए कि किसी वस्तु का ताप जो है उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का सूचक होता है। ठीक है, देखिए आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या है, अणुओं की गति के कारण, ठीक है, निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह अणुओं की स्थानांतरीय, ठीक है, कंपन गति के कारण होती है। ठीक है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा का परम ज्ञान, ठीक है, देखिए तो, ठीक है, उसके अणुओं के हर एक अणु की गतिज ऊर्जा निकाल करके और सभी अणुओं के कुल औसत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, देखिए संपर्क करने पर ऊष्मा का क्या होगा, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में। देखिए यहाँ क्या है कि ये नियम है कि अगर हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो देखिए यहाँ ऐसे समझेंगे जैसे कोई वस्तु ये है, ठीक है, और कोई एक वस्तु ये है। ठीक, इस वस्तु का टेम्परेचर T1 है और इस वस्तु का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और T1 T2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ऊष्मा एक सिद्धांत होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत, उसके अनुसार, है ना, अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह कम ताप वाली वस्तु की ओर होगा। तो क्या आंसर होगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है,
किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, है ना, किसी वस्तु के टेम्परेचर में वृद्धि का अर्थ क्या है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर किसी वस्तु के ताप में, टेम्परेचर में वृद्धि कर देंगे तो उस वस्तु की, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु में हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, देखिए, ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, हमने पहला ही प्रश्न ऐसा पढ़ा था। तो जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसके अणुओं की चाल कैसी हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। देखिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? देखिए, ये दिया था रमफोर्ड ने। ठीक है, ये रमफोर्ड ने दिया था। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफर के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, और अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या है कि डेवी ने, जो डेवी नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने दो बर्फ़ के टुकड़े लिए। ठीक है, दो बर्फ़ के टुकड़े लेकर के फिर उनको घिस दिया आपस में। ठीक है, और घिस करके पिघला दिया था। ठीक, ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बाद में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये कह रहे हैं कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, ठीक है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्रिया में देखिए दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे? ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ये ठीक बात है। देखिए, पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, उसको मैकेनिकली, है ना, यांत्रिक रूप से, यांत्रिक तरीके से जब हम उसका मंथन करते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। ठीक है, ये है, टेम्परेचर बढ़ेगा जहाँ पर इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं वाष्पिंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? देखिए, जल में विलीन पदार्थ होते हैं, ये कोई बात नहीं है। बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, नहीं। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ये ठीक बात है। अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है, ये कोई बात नहीं। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ये ठीक बात है। ठीक है, देखिए, हाई प्रेशर पर जब कोई लिक्विड होता है, ठीक है, हाई प्रेशर पर, ठीक है, कोई लिक्विड, तो, है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही, ठीक है, उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ठीक है, देखिए शीतकाल में, है ना, ठंड के मौसम में हैंडपंप का पानी गर्म गर्म निकलता है क्योंकि, देखिए कह रहे हैं शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है तो हमें जल गर्म प्रतीत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है, यही बात सही है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म होता है, नहीं। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, ये भी गलत है। तो यहाँ आंसर यही होगा। आंसर क्या होगा? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए हमें हैंडपंप का पानी गर्म लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहे हैं एसआई सिस्टम में, है ना, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? देखिए केल्विन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? देखिए ऊष्मा का मात्रक यहाँ क्या नहीं है? देखिए डिग्री सेल्सियस ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये तीनों ही ऊष्मा के मात्रक हैं, ठीक है, हीट यूनिट। चलिए अगला देखते हैं, सेल्सियस किसका मात्रक है? देखिए सेल्सियस टेम्परेचर का मात्रक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो ये होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने, ठीक है, देखिए, ठीक है, प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में 1 किलो कैलोरी को या कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था, ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल ये होता है, ठीक है। और 1 किलो की बात करेंगे तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, है ना, 10⁻³ तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल प्रपात के अधस्थल पर, ठीक है, जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे, अधस्थल मतलब नीचे, है ना, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा? देखिए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। देखिए यहाँ क्या है कि जो जलप्रपात होता है ना, वाटरफॉल, उसके अधस्थल यानी नीचे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है कि ये कह रहे हैं जलप्रपात के नीचे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले जल में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक। इस एनर्जी का ज़्यादातर भाग गिरने पर गर्मी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जब पानी जब नीचे गिर कर के और जिस स्थान पर गिरता है तो वहाँ पर देखिए क्या होगा कि वो जो पानी गिर रहा है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, है ना, और वो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? हीट एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए नीचे के जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, देखिए गर्मियों में
गर्मियों में ताप है ना, टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो यहाँ क्या है कि वो अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ा कर के है ना राहत महसूस करते हैं। देखिए एक स्वस्थ ऊँट के शरीर का तापमान दिन भर में 34 डिग्री से और 41 लगभग 42 मान लीजिए, ठीक है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में बदलता रहता है। ठीक है, जिससे ऊँट पसीने के रूप में पानी के क्षय को है ना क्षय पानी का क्षय रोकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और वातावरण में जब तापमान बढ़ता है तो उसमें पानी के क्षय को रोक लेगा। जब पानी कम से कम उसका जो है ना डिके होगा तो वो अपने आप में राहत महसूस करेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी तो उसे राहत रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से, ठीक है, उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए बर्फ पर जब आप गलनांक मतलब बर्फ का दाब बढ़ा देंगे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो दाब जो उसका गलनांक है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, देखिए वह तापमान जिस पर एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ठोस के गलनांक की परिभाषा है। ठीक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक। अब उच्चतम गलनांक वाला रासायनिक तत्व की बात करें तो वो टंगस्टन है। ठीक है, जो प्रकाश बल्ब में तंतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं बर्फ की। ठीक है, तो बर्फ का दाब जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस। ठीक है, देखिए क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक है ना, प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्यतः अगर बात करें तो गैस तापमापी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो यह 500 डिग्री सेल्सियस तक तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने पर यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमाप कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रयोग करेंगे अगर आप तो 500 डिग्री सेल्सियस तक का, और नाइट्रोजन प्रयोग करेंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है, तापमान मेजर कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी। ठीक है, देखिए ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ताप युग्म तापमापी जो है वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, देखिए ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित थर्मामीटर होता है जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से और 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है ना, हाई टेम्परेचर्स की माप हम कैसे करते हैं, तो वो करते हैं हम पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ठीक है, देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, पायरोमीटर। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिसमें तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसे पूर्ण विकिरण तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है।
ठीक है, देखिए ये हमने अभी पढ़ा स्टीफन के प्रभाव के आधार, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर से इसे हम नापते हैं। ठीक है, देखिए पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस है ना, या इससे अधिक तापमान वाली वस्तुओं का तापमान नापा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देख कह रहे ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? ठीक है, देखिए क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसलिए इसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है, देखिए विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान नाप सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है थर्मोकपल बनाया जाता है। देखिए थर्मोकपल बनाया जाता है दो असदृश धातुओं द्वारा। ठीक है, दो असदृश धातुओं द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए सूर्य का तापमान नापा जा सकता है, कैसे? पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, देखिए तो इसे हम पायरोमीटर की संज्ञा किसे देते हैं? विकिरण तापमापी को। ठीक है, ये है। देखिए दोस्तों हमने हीट एनर्जी या हीट चैप्टर से संबंधित अभी अभी प्रश्न हल किए, है ना। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप अपनी राय सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।